हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी और डाउट कैप्सूल देखेंगे। इसमें पहले मैं क्लियर कर दूं एनसीईआरटी डाउट कैप्सूल में क्या रहेगा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था। तो देखो, तीन बातें हम आज के वीडियो में करेंगे। एनसीईआरटी का कौन सा पोर्शन कवर कर रहे हैं, डाउट में क्या रहेगा, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इस टाइम सिलेक्शन के लिए क्या ऐसी चीज आपको करनी चाहिए कि आपके मार्क्स 150 प्लस जंप करें। तो पहले एनसीईआरटी देखो, हमें पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी क्योंकि हम बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमें नीट के लिए एनसीईआरटी का कंसेप्ट पढ़ना है। तो ज्यादातर वो कंसेप्ट जो स्टूडेंट छोड़ देते हैं, ठीक है ना, या जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, इग्नोर कर देते हैं, और फिर वहां से नीट में जो क्वेश्चन आ जाता है और फिर हमें रोना पड़ता है, तो वो पोर्शन मैंने आपके लिए रखा है। तो ऐसे ये नहीं कि हम पूरी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं, वो हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आप उसकी जगह सिंपल समरी देख लो, आपका काम चल जाएगा। तो वो चीज जो जनरली आप छोड़ करके आ जाते हैं, वो एनसीईआरटी का कंसेप्ट मैंने आपके लिए यहां पर रखा है, ठीक है ना। तो ऐसे दो कंसेप्ट मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी से सिलेक्ट करके रखे हैं। तो ऐसे सिलेक्टिव कंसेप्ट एनसीईआरटी के रहेंगे जो आप छोड़ करके आओगे और यहां देखने से वो चीज आपकी बन जाएगी। दूसरी चीज, डाउट के अंदर हम लोगों ने मोस्ट कॉमन डाउट रखे हैं जो जनरली मेरे को लगा कि हर स्टूडेंट को होने चाहिए या हर स्टूडेंट को उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई भी उसके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। तो वो डाउट्स यहां पर रहेंगे। तीसरी चीज, इस टाइम सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है। क्या इस टाइम सिलेक्शन के लिए 7-7 8-8 घंटे के लेक्चर्स देखना जरूरी है? नहीं। इस टाइम सिलेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कराएगी, वो होगी आपने कितने हार्डवर्क, डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस की है, ठीक है ना। शब्द प्रैक्टिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये विजुअल देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका हाथ चलाना इंपॉर्टेंट है। आपने कितने सवाल, कितने जी जान से सवाल लगाए हैं इस लास्ट के 1.5 महीने के अंदर, कितनी जी जान से प्रैक्टिस करी है लास्ट के 1.5 महीने के अंदर, वो जरूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बोला केटीएस के जो लेक्चर नोट्स हैं उनसे आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। जितने प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, ये नहीं उसका वीडियो देखो बैठ करके, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। जितने प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, हाथ उतना स्मूथली चलेगा, एग्जाम में प्रॉब्लम उतने अच्छे कर पाओगे, नंबर उतने बढ़िया आएंगे। तो ये थी ज्ञान की बात। अब हम शुरू करते हैं लेक्चर की बात। तो मैंने जो दो कंसेप्ट आपके लिए रखे हैं, एक वो ये एग्जांपल 3.2 है। इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें, अगर आपको छोटा दिख रहा हो, आपके पास एनसीईआरटी हो, आप वहां से देख लेना, ठीक है ना। और दूसरा एक ये कंसेप्ट है जो मैंने यहां पर रखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर। ये कंसेप्ट जनरली स्टूडेंट ऐसे पढ़ता है, उसको बोर लगने लग रहा है, मतलब मैं पढ़ूं मेरे को भी बोरिंग लगने लगेगा, नींद सी आने लग जाएगी, मतलब एनसीईआरटी से चिढ़ हो जाएगी, और इस पे फंसने वाला ये वाला कंसेप्ट हम छोड़ करके आ जाएंगे। तो ये दो चीजें मैंने आपके लिए रखी हैं, फिर डाउट्स हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें कंसेप्ट का पार्ट काफी अच्छा है, और ये चीज अगर आप पढ़ करके जाते हो, उससे क्वेश्चन फंसता है तो 100% आप कर लोगे, और बिना नॉलेज के आप छोड़ करके आ जाओगे। तो ये 4-5 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर कह रहा है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड, और मैंने आपको लेक्चर्स में कराया हुआ है, लेक्चर में मैंने सारे पार्ट आपके कवर कर दिए हैं जो भी आपको एनसीईआरटी से पता होने चाहिए। तो ये नहीं पूरी रामायण पढ़ने की जरूरत है, लास्ट में बस खाली उसकी समरी देख लेना, दैट्स इट। तो ये कह रहा था इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड ओनली टू बी फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड। तो ड्रिफ्ट स्पीड की रेंज होती है कुछ मिलीमीटर पर सेकंड के आसपास की, ठीक है ना। आगे बोल रहा है जबकि करंट की रेंज होती है फ्यू एम्पियर, हाउ देन इज करंट एस्टैब्लिश्ड ऑलमोस्ट एट द इंस्टेंट सर्किट इज क्लोज्ड। कहते हैं इलेक्ट्रॉन इतने स्लो चल रहे हैं फिर भी करंट तुरंत कैसे एस्टैब्लिश हो जाता है। तो जवाब बड़ा सिंपल है, ये आपके असर्शन रीजन में भी पूछा जा सकता है, या आपसे थ्योरी बेस्ड सिंगल चॉइस क्वेश्चन बना के भी पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल एस्पेक्ट है। इसका जो मेन यूएसपी है वो ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, इसके लिए नहीं, ये तो मैंने ले लिया, मेरे को सबको पता चल जाएगा। इसका जो मेन यूएसपी है वो ये लास्ट वाला क्वेश्चन, यहां तक हमें पहुंचना, पर ये नहीं सीधे पहुंच गए जल्दबाजी में। तो मेन यूएसपी इसका ये आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो आप छोड़ करके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि करंट कैसे तुरंत एस्टैब्लिश। देखो, करंट किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो हम चलेंगे, ठीक है ना। वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश करते हैं, करंट का फ्लो तुरंत एस्टैब्लिश हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन डिपेंडेंट नहीं है। अब एनसीईआरटी ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू आउट द करंट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली कॉजिंग एट एवरी पॉइंट लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके ड्रिफ्ट करने से करंट आ जाता है। तो किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आगे, establishment of current does not have to wait for electron from one end of the conductor traveling to the other end। तो करंट को ये वेट नहीं करना पड़ेगा, ये यहां से यहां पहुंचेगा तो हम चलेंगे, नहीं। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करी, फ्लो स्टार्ट हो गया, करंट आ गया, ठीक है ना। तो ये इसका मेन कंसेप्ट है। तो सिंपल एक वर्ड में समराइज करूं, करंट क्यों तुरंत आता है, क्योंकि करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फील्ड लगाते ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, सिंपल। अब
दूसरा पार्ट दे रखा है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट arises due to force experienced by the electron in electric field inside the conductor, but force should cause acceleration. Why then do electron acquire constant drift speed? ये मैंने आपको क्लियर किया था लेक्चर्स के अंदर भी, ठीक है ना, जो आपका अपना जो फिजिक्स कैप्सूल का लेक्चर था करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 का, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था। वहां कई लोग कह रहे थे थ्योरी डेफिनेशन भी पढ़ा। अरे भाई बोर्ड की तैयारी नहीं करा रहा, नीट की करा रहा हूं, जो नीट के लिए जरूरी है वो चीज आनी चाहिए। तो डेफिनेशन आपकी लेक्चर्स में कवर्ड है, आपने हर जगह पढ़ रखी होगी। यहाँ नीट की तैयारी चल रही है तो नीट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये मत चलाओ कि करंट की सर बैठ करके डेफिनेशन लिखेंगे, नहीं लिखने वाले हम। जो नीट के लिए जरूरी है वो करने वाले हैं। नंबर 150 ऐसे आने, डेफिनेशन पढ़ने से नंबर नहीं आते, 20 भी आ जाए तो भी बड़ी बात है। तो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वो तो एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेट करना चाहिए क्योंकि फोर्स लग रही है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताई थी। तो एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, बट फोर्स शुड कॉज एक्सेलरेशन। व्हाई डू इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करते हैं? तो क्यों इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन डज एक्सेलरेट, इलेक्ट्रॉन अब सॉल्यूशन में आपको दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं। क्या बताया था मैंने? एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में एक्सेलरेट करते हैं। तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन या एक एटम से दूसरे एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया, इलेक्ट्रॉन ने वेलोसिटी एक्वायर करी, शब्द ध्यान से सुनना, और टकराते ही वेलोसिटी लूज हो गई, ठीक है ना। तो वापस से उसकी वेलोसिटी कम हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कोलिजन्स जब होते हैं तो जो वो वेलोसिटी एक्वायर करता है कोलिजन में, वो वेलोसिटी लूज कर देता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, वो जो वेलोसिटी लूज करता है टकराने पर, तो टकराने से क्या होता है, एटम्स के अंदर वाइब्रेशन होता है और वो वहां पर हीट डेवलप करते हैं, जिसको हम जूल सेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंडक्टर के अंदर हीट डेवलप कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रॉन का कोलिजन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो अब बात यह आती है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे हैं बट एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में, उसके बाद वो अपनी वेलोसिटी को लूज कर दे रहे हैं। तो ऑन द होल जब हम इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी देखते हैं तो वो एक एंड से दूसरे एंड के बीच में कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हुए दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो एक्सेलरेट करते हैं जी, करते हैं। कहां से कहां करते हैं? एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन, ऑन द होल कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट रहे। अब आ जाओ इसके एक्सप्लेनेशन पर। कह रहा है ईच फ्री इलेक्ट्रॉन डज एक्सेलरेट increasing its drift speed until it collides with a positive ion। आ गया ना, देखो वही पूरा of the metal, it loses its drift speed after collision but starts to accelerate and increases its drift speed again। तो कोलिजन में लूज करी, फिर वापस से एक्सेलरेट करने पर उसने अपनी स्पीड एक्वायर करना स्टार्ट करी, ठीक है ना। ओनली टू सफर अ कोलिजन अगेन, फिर से वो कोलिजन करेगा, फिर स्पीड लूज कर देगा, मतलब बार बार अपना माथा फोड़ता रहेगा और बार बार आई हुई स्पीड को लूज करता रहेगा आगे, एंड सो ऑन। तो ऑन द एवरेज इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स ओनली अ ड्रिफ्ट स्पीड। तो एक कांस्टेंट स्पीड ऑन एन एवरेज वो एक्वायर करता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। क्लियर? तो कहां से कहां तक एक्सेलरेट करता है? कोलिजन के बीच में एक्सेलरेट करता है, फिर क्या होता है? लूज कर देता है, फिर एक्सेलरेट करता है, फिर लूज करता है, फिर एक्सेलरेट करता है, फिर लूज करता है। इस तरीके से एक एवरेज स्पीड एक्वायर करता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। मजेदार था ना कंसेप्ट? आगे कह रहे इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल एंड द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज स्मॉल, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना छोटा होता है, ड्रिफ्ट स्पीड इतनी छोटी होती है, तो इसके लिए मैं यहां पर सॉल्यूशन लिखूं तो मैंने आपको इक्वेशन तो दी थी, I इक्वल्स टू NEA/VD, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है VD बहुत कम होता है, E बहुत कम होता है, तो फिर भी करंट इतना ज्यादा कैसे होता है? तो भाई इसकी वजह से ज्यादा होता है। क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब के आसपास की होती है, इसकी वजह से कंडक्टर के अंदर करंट ज्यादा होता है। अब इसका सॉल्यूशन पढ़ लो। तो ये कह रहा है सिंपल बिकॉज द इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज इनॉर्मस। तो इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए करंट ज्यादा होता है। तो ये सारे थ्योरी बेस्ड पॉइंट हैं जो मेरे ख्याल से मजे भी आ गए, कंसेप्ट भी क्लियर हो गए, और इनसे बनने वाले सवाल भी हमें दिख गए कि कैसे सवाल पूछे जाएंगे। आगे आगे बोल रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पोटेंशियल, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाता है। डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? क्या सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? क्या इसका मतलब ये? तो जवाब है नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है सारे सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने पर उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो सारे सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते। सिंपल सा था। तो सॉल्यूशन, तो by no means the drift velocity is superposed over the large random velocity of the electron। तो random velocity के सुपरपोजिशन से हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता। आगे ये आ गया मेन पॉइंट पर। तो आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन?
ठीक है ना। तो क्या एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है इन द प्रेजेंस एंड इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो अच्छा खासा कंफ्यूज कर सकता है। तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में, जैसे ये रही, चलो मैं कंडक्टर ही बना देता हूं तो आपको समझना आसान हो जाएगा। जैसे ये यहां से यहां के बीच में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इधर लगी ई की। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना, और फोर्स भी एक्वायर हो रही है, फोर्स भी लग रही है। तो ये फोर्स क्या करेगी, ये फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में, एक उसके डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला इसके स्ट्रेट लाइन पाथ के ओरिएंटेशन को चेंज करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी का काम ही होता है डायरेक्शन को चेंज करना। पैरेलल कंपोनेंट जो होगा एक्सेलरेशन का, ये क्या करेगा, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। तो हम यहां पर नोटिस करेंगे ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, ये इधर वेलोसिटी लाएगा, पैरेलल कंपोनेंट जो है इसको इंक्रीज कराएगा। तो ऑन द होल अगर हम इसका पाथ देखें तो वो पाथ स्ट्रेट लाइन ना होकर के कर्व्ड हो जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से पाथ कर्व्ड हो जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड पाथ इज कर्व्ड। अब अगर फील्ड प्रेजेंट ना हो, ये फील्ड एब्सेंट हो, तो कोई ये कंपोनेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है ना, एक्सेलरेशन के पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं आएंगे। जब कंपोनेंट ही नहीं आएंगे तो डायरेक्शन ही नहीं चेंज करेगी, पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल एस्पेक्ट है पर बड़ा गहरा एस्पेक्ट है कि इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड पाथ कर्व्ड होगा। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसी में इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ इज स्ट्रेट लाइन, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ इन जनरल इज कर्व्ड। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें एक जगह पर क्लियर हो गई है ना। तो ये चीज जनरली आप छोड़ करके आ जाते हैं, मैंने आपको करा दी। इसी तरीके का एक और कंसेप्ट है, देखो ये ऐसी बकवास लिखी है कि मतलब स्टूडेंट बहुत सुबह सुबह बड़ा फ्रेश होकर के पढ़ाई करे, नींद आ जाएगी मजेदार, ठीक है ना, ऐसी चीज है, बहुत हाई डोज है नींद का ये वाला। तो मैं पहले मैं क्लियर करूंगा फिर समझाऊंगा तो आराम से आएगा। क्वेश्चन पढ़ो, इफ चार्ज मूव्स विदाउट कोलिजन थ्रू द कंडक्टर देयर काइनेटिक एनर्जी वुड आल्सो चेंज सो दैट द टोटल एनर्जी इज बाउंस हो गया ठीक है ना, बहुत किलोमीटर ऊपर से निकला, छत के ऊपर से निकल गया। क्वेश्चन कह के आ रहा है, ये कह रहा है कि अगर चार्जेस बिना कोलिजन के मूव करें, अब ये चीज तब समझ आएगी जब अभी जो मैंने बात बताई ना उससे इंटरलिंक्ड है। तो अब अभी अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, ठीक है ना, सीधे दाएं से बाएं मूव नहीं करते, ठीक है ना, कोलिजन करते हैं, कोलिजन के बीच में एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट करने से स्पीड बढ़ती है, लूज करते हैं, फिर एक्सेलरेट करते हैं, फिर लूज करते हैं, ऑन एवरेज कांस्टेंट स्पीड से जाते हैं, ठीक है ना। पाथ एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, डिपेंड करता है फील्ड है या फील्ड गायब है। क्लियर। ये कह रहा है अगर चार्ज बिना कोलिजन के मूव करे, तो पहले हम अपना कंसेप्ट बिल्ड करें। तो अगर कोलिजन ही नहीं हो रहा, तो कोलिजन नहीं हो रहा इसका मतलब वो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ऐसे करके कंसेप्ट ढूंढे जाते हैं। अब पढ़ो, इफ चार्ज मूव विदाउट कोलिजन थ्रू द कंडक्टर देयर काइनेटिक एनर्जी वुड आल्सो चेंज। अब आपकी बुद्धि में आई होगी, हाँ अब सही बोला कि हाँ कोलिजन अगर नहीं होगा तो एक कोलिजन, अगर कोलिजन ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा, और एक्सेलरेट करता हुआ दाएं दाएं जब जाएगा तो फिर उसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा। सो दैट द टोटल एनर्जी, यार ये तो बाउंसर है, टोटल एनर्जी के बारे में पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व्ड होगी, बढ़ेगी, घटेगी, या क्या सीन बनेगा, है ना। तो अब इसके लिए चाहिए कंसेप्ट, तो मैं पहले कंसेप्ट दूं। तो देखो ये हमने कंडक्टर ले लिया, ठीक है ना, और यहां से यहां की तरफ ये फील्ड है, और ध्यान रखना है हमें इलेक्ट्रॉन बिना कोलिजन के मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा अपना, अपना नहीं पराया इलेक्ट्रॉन भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल हो गया, फोर्स इधर की तरफ लग गई ई की, ये डिस्टेंस डी ले लेते हैं, ठीक है ना, पूरी डिटेल दे रहा हूं मैं आपको। इस पॉइंट का नाम ए कर लेते हैं, इसका नाम बी कर लेते हैं, इसके बाद इसको समझोगे मजेदार तरीके से समझ आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने पर एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, वर्क डन के बराबर होगी, वही अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम से, और वर्क डन को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। तो फोर्स हो गई ई और डिस्प्लेसमेंट हो गया डी। ई डी क्या चीज हो गई, ई डी हो गया यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। अब क्योंकि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो ई टाइम्स वी ए माइनस वीबी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, सही है। तो यहां से यहां जाने पर यानी एक्सेलरेट करने पर विदाउट एनी कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी, कितने से करी वो मैंने आपको दे दी। अब क्योंकि फील्ड कंजर्वेटिव होती है तो कंजर्वेटिव के अगेंस्ट में जाने पर आपको, अरे सर इतना मजेदार खेल है क्या ये, तो कंजर्वेटिव है फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव के अगेंस्ट में जाने पर पोटेंशियल एनर्जी भी तो चेंज करती है, या फेवर में जाने पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज करती है। तो देयर इज सम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कैसे निकाले, इसको निकालने के लिए वही क्यू डेल्टा वी, और क्या। अब क्यू कौन है, इलेक्ट्रॉन है, कहां से कहां जा रहा है,
ये जा रहा है बी से लेकर के ए तक, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी वी ए माइनस वी बी। आपको सर ये तो वही आ गया, ये क्या चीज है? तो यहां माइनस आ रहा है, यहां प्लस आ रहा है। अब इंडिकेट क्या कर रहा है वो जरा सुनो, कि यहां काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई उतने से पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, यानी कि चेंज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हो रहा है। ऑन द होल अगर हम चेक करें, दोनों का सम अगर हम चेक करें, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू का, वो जीरो है, यानी मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो खेल अब वापस से आ जाता है। तो क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन बिना कोलिजन के मूव करेगा, एक्सेलरेट होते हुए मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, बट साइमल्टेनियसली पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी और टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना? तो ये था आपके लिए एक ऐसा कंसेप्ट जो मेरे ख्याल से आप शायद छोड़ करके आ जाते हैं, या आपके किलोमीटर ऊपर से बाउंस करता, बट अब आप कैच कर लोगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? अब इसकी रामायण पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है सिंस करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, करंट ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, पूरी इतने में इंसान बोर होने लग जाता है, भाई करना क्या चाह रहे हो, मुद्दे पे नहीं आ रहे हो। ठीक है ना? आगे देखो, तो ये कह रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला, माइनस आई वी डेल्टा टी, तो कुछ नहीं किया, बस इसने चार्ज को क्यू ले लिया, क्यू को आई टी डाल दिया। तो ये कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेगेटिव है। फिर यहां पर ये खुद ही बोल रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चीजें कम समझा पा रहा है, इसलिए एनसीईआरटी के ये कंसेप्ट स्टूडेंट को बोरिंग लगते हैं। बट मेरे ख्याल से अब आप समझ गए, इंटरेस्टिंग है, अब आपको इसकी भी जरूरत नहीं है। इससे एसोसिएटेड मैंने आपको बढ़िया मजेदार एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब आप मजे करो। अब हम आ जाते हैं, तो ये दो ऐसे थे जो आपको पढ़ने जरूरी थे। अब इसके साथ आप एनसीईआरटी का लास्ट का सेक्शन देख लेना, जिसमें उसके पॉइंट्स बाय पॉइंट्स दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लो, गेम ओवर। ठीक है ना? नेक्स्ट अब डाउट सेशन पर हम आते हैं। डाउट सेशन के अंदर मैंने 3 ऐसे प्रॉब्लम रखे हैं जो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए, या जनरली उनका कंफ्यूजन होता है। तो ये चीज, अब ये पोटेंशियोमीटर का मैंने रखा है, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर ऐसी चीज है, अप्लायंसेज में से सवाल हर साल आता है। ठीक है ना? पीएमटी के जमाने से चला आ रहा है और नीट के जमाने तक चल रहा है, तो तब भी कराते थे और अब भी करा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये ऐसा सवाल है जो आपको जरूर करना चाहिए, थ्योरी बेस्ड है, कंसेप्चुअल है, मजेदार है। तो और मैंने आपको कराया भी तो है। ठीक है ना? तो अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 जो अप्लायंसेस वाला, उसके अंदर कराया। कह रहे द पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट लेंथ एल, तो नल पॉइंट एल लेंथ पर मिल रहा है, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करो। कह रहे E1 इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, R इंक्रीज करेंगे, E2 इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। मान लेते हैं इस पूरी वायर की जो लेंथ है, पूरी पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कैपिटल एल है, और इस पूरी पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस RW है। तो मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले K लिख लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख लो। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू हो गई हमारी, ठीक है ना, E इंटू RW डिवाइडेड बाय RW प्लस R, ठीक है ना, और टाइम्स हमारे पास आ गया N। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दे रखा इसलिए हमने लगाया नहीं। E है या E1 है, E1 है, ये भी करेक्ट कर लो। तो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख लिया। अब इसको इसके ऊपर बैलेंस किया जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर लगा लेते हैं। तो E2 इक्वल्स टू K टाइम्स स्मॉल है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब हम आ जाते हैं मैच द कॉलम पर, अब हम आराम से उड़ा देंगे। कह रहे हैं E1 इज इंक्रीज्ड, तो आप E1 को इंक्रीज कर रहे हो, तो E1 को इंक्रीज करने से इसकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो E2 सेपरेट बैटरी है, सेकेंडरी सेल की बैटरी है। तो अगर आप प्राइमरी सर्किट को चेंज करोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगा। तो अगर हम ए ऑप्शन को देखें, अगर हम E1 को क्या करें, इंक्रीज करें, तो अगर हम E1 इंक्रीज करेंगे तो K इंक्रीज करेगा। ठीक है ना? अब ध्यान देना, अब मेन खेल है। तो सेकेंडरी सर्किट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E2 की बैटरी दोनों ना कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, E2 एज इट इज रहेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट E2 तो कांस्टेंट है, यानी KL का प्रोडक्ट जो रहेगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो थोड़ा ना चेंज होना है। तो अगर K बढ़ रहा है तो L की जो वैल्यू है वो हम देख पा रहे हैं यहां से, K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर K बढ़ रहा है तो ये L की वैल्यू जो होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम E1 को इंक्रीज करें तो L शुड डिक्रीज, यानी A का राइट आंसर हमारा होना चाहिए Q वाला। अब इसमें हम एलिमिनेशन टेक्निक लगा लेते हैं कि A का ऑप्शन Q किसके किसके अंदर है। तो A का ऑप्शन Q इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, ये दोनों ऑप्शन हमारे रिजेक्ट हो गए। सिंपल, हमें पता चल गया, 50-50 लाइफलाइन मिल गई। अब हम B पर आ जाते हैं। अब देखो B दोनों में सेम है, यानी B से आंसर नहीं मिलेगा, और हम सॉल्व भी क्यों करें, उसने खुद ही तो बता दिया B का आंसर P है। क्यों मजदूरी कर रहे हो, क्यों मेहनत मजदूरी कर रहे हो, आपको दे तो रहा है वो, तो इसका मतलब B का आंसर तो P है। बट फिर भी मैं बताऊंगा, ये थोड़ा ना कि नहीं बताऊंगा। अब C चेक कर ले, यानी C एक ऐसी चीज है जिसमें दोनों के आंसर अलग अलग है, यानी C डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो पहले C सॉल्व कर लो, आंसर तो पकड़ लो। तो पहले C देख लेते हैं। आपको बड़ी चालाकी कर दी सर, तो ऐसे ही करनी पड़ती है।
ये कह रहे हैं E2 इज इंक्रीज, यानी सेकेंडरी सर्किट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्राइमरी पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप E2 को इंक्रीज करोगे तो E2 इक्वल्स टू किसके बराबर था, K टाइम्स L। तो इस K के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट सिर्फ प्राइमरी सर्किट के डेटा को चेंज करने से चेंज होता है, आपके सामने है पूरा डेटा। तो अगर E2 इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो L इंक्रीज करेगा, तो L शुड इंक्रीज। यानी इसका राइट आंसर होना चाहिए C का हमारा P वाला। अब C का आंसर P इसमें है, इसमें नहीं है, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। ऐसे करके जुगाड़ ढूंढते हैं। अब आधे बच्चे B में भिड़े पड़े, ठीक है ना, उनका P आ भी नहीं रहा, बट उसने खुद ही दे रखा है P आंसर है, फिर भी सोच रहे हैं यार क्या हो गया, ये हमसे क्यों गलत हो रहा है। अरे पहले चेक तो कर लो कि किस तरीके से ऑप्शंस को वेरीफाई करना है, ये एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो। ऐसे करके हम लोग मैच द कॉलम को सॉल्व करते हैं। तो बी का ऑप्शन पता ही है, P है, फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, बता देता हूं मैं आपको कि कैसे आया। बी पार्ट ये कह रहा है, मजेदार था, कंसेप्चुअल था। इफ आर इज इंक्रीज, यानी प्राइमरी सर्किट को हम चेंज कर रहे हैं, के चेंज करेगा, सेकेंडरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप आर को इंक्रीज करोगे तो आर को इंक्रीज करने पर के की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी, इनवर्स में आ रहा है, ठीक है ना। तो आर इंक्रीज करने पर के डिक्रीज करेगा। अब के डिक्रीज करेगा तो यहां हमें पता है एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के डिक्रीज करेगा तो एल की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो एल शुड इंक्रीज, यानी बी का आंसर पी होना चाहिए। तो अब तो ए टू जेड वेरिफिकेशन हो गया यहां पर कि हमारा ये सवाल अब गलत नहीं हो सकता। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आप देख रहे हो असर्शन रीजन। असर्शन रीजन के अंदर मैंने वो असर्शन रीजन रखा है, जनरली ये स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन था कि सर ये किस चीज के लिए होता है। तो देखो दो तरीके के सॉकेट्स होते हैं, एक 3 पिन वाला और एक 2 पिन वाला। 3 पिन वाला सॉकेट जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं आयरन के लिए, मतलब मेटलिक अप्लायंसेस के लिए। तो ऐसे अप्लायंसेस जिनमें जैसे गीजर के लिए भी हम लोग उसको यूज करते हैं, आयरन के लिए यूज करते हैं, तो जिनकी मेटलिक बॉडीज होती हैं, ठीक है ना, उनके लिए हम लोग 3 पिन यूज करते हैं। जिनकी मेटलिक बॉडीज नहीं होती उनके लिए 2 पिन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं 3 पिन, क्योंकि मेटल एक कंडक्टर होता है तो अपने ऊपर चार्ज एक्युमुलेट कर लेता है। तो वो जो तीसरी पिन होती है ना, थर्ड पिन, जो ग्राउंड से कनेक्टेड होती है, तो वो क्या करती है, एक्स्ट्रा चार्ज को ग्राउंड में भेज देती है, तो हमें झटका नहीं लगता उससे। ये सिंपल एस्पेक्ट होता है। तो ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद मेटलिक बॉडी have 3 pins connection whereas an electric bulb has 2 pin connection। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के 2 पिन होता है, मेटलिक बॉडी का 3 पिन कनेक्शन होता है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, रीजन भी आपको बता दिया क्यों होता है। तो इसका मतलब ये असर्शन जो है ये ट्रू है। अब रीजन पर आते हैं। ये कह रहे 3 पिन कनेक्शन रिड्यूसेस हीटिंग ऑफ कनेक्टिंग केबल। नहीं भाई, 3 पिन कनेक्शन जो होता है एक्स्ट्रा चार्ज को ग्राउंड में भेज देता है, जिससे हमें शॉक नहीं लगता, शॉक मतलब झटका नहीं लगता, ठीक है ना, इसके लिए होता है, ना कि हीटिंग के लिए। हीटिंग क्यों होती है, अभी तो बताया, कोलिजन के कारण हीटिंग होती है। आता है, एक्सेलरेट करता है, लूज करता है और वहां पर हीट डेवलप होती है, ठीक है ना। तो ये जो रीजन है ये हमारा फॉल्स है मेरे ख्याल से। अब ये असर्शन रीजन जो था सब बच्चों को आ गया होगा। एक क्वेश्चन और था वो डायमीटर वाला, तो उसमें आप ना स्क्वायर ऑफ डायमीटर कर लेना, तो एक टाइपिंग एरर थी, तो स्क्वायर ऑफ डायमीटर आप कर लो, आपका वो असर्शन वाला पार्ट सही होगा। और रीजन उसमें आई थिंक गलत दे रखा था शायद, ठीक है। तो वो जो भी है वो देख लेना, बट वहां डायमीटर के पहले आप स्क्वायर कर लेना, ये छोटा सा एक करेक्शन था। अब जो सॉल्व न्यूमेरिकल है उसमें से भी मैंने एक रखा है, ठीक है ना। ये क्यों रखा है, ताकि मेरे स्टाइल में इसको बता दूं। तो देखो हमारे पास ये सर्किट दे रखा है, इसमें हमें पता करना है स्विच क्लोज करने पर कितना करंट आएगा। ये सवाल हमारा शुद्ध मिलमैन थ्योरम का है। जो बच्चे सक्षम प्लस वाले उन्होंने तो उड़ा के रख दिया, जो नहीं हो उन सीख ले। तो सबसे पहले क्या सिखाया था मैंने कि ये जो कॉमन पॉइंट है इसका पोटेंशियल निकालो, और इसको क्लोज करने पर यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 0। हमें पता करना है यहाँ कितना करंट होगा, वो बात की बात है, पहले कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने का तरीका सिग्मा E बाय आर बाय सिग्मा 1 बाय आर, सही है। अब E बाय आर आप करते जाओ, डायरेक्ट ही कर लो। यहां E बाय आर करोगे तो ये आ जाएगा 20/2 यानी 10। यहां का E बाय आर आप करोगे तो ये आ जाएगा 5/4, और यहां का E बाय आर आप करोगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय 1 बाय आर, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो गया 45/4 ऊपर, और नीचे हमारे पास आ गया हाफ और हाफ हो गया 1, ठीक है ना। और ये हमारे पास बन गया 5/4, 4 कटा 5 9 जा 45 यानी 9 वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास आ गया 9 वोल्ट। आप देखो डायग्राम में खत्म कर दिया, आप भी एग्जाम में ऐसे ही करो। तो ये 9 वोल्ट हो गया। अब करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, स्विच को क्लोज करने पे जाएगा, हवा में तोड़ना उड़ेगा। अब कितना होगा करंट, डेल्टा V बाय आर, तो 9/2, तो 9/2 यानी 4.5 एम्पियर। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर हमारे पास आ गया 4.5 एम्पियर। तो मेरे ख्याल से आराम से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमने एनसीईआरटी का कंसेप्ट भी देख लिया, हमने डाउट्स भी डिस्कस कर लिए, और आपको मैंने ज्ञान की बात भी दे दी कि यार प्रैक्टिस और जितनी जी जान से जुटोगे वही आपका सिलेक्शन कराएगी। तो लगे रहो और अच्छी तरीके से इसमें प्रैक्टिस करते रहो, और प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए लास्ट मोमेंट पे। जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतना अच्छा सिलेक्शन। तो मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में फिजिक्स कैप्सूल में, वो आपका कैपेसिटेंस का रहेगा। तब तक आप प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।